उसमें कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, राइट? सो या यू कैन फील फ्री टू स्किप। ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव टू लुक इनटू आज की क्लास में। So the last thing we have done in the class was something in terms of, we have done some questions, and before that we did something like your Hershey Chase experiment हमने किया था। So ये चीज हमने कल के क्लास में कर की थी। So we have done this experiment over here। हमने यहाँ पे देखा था कि आपका किस तरीके से यहाँ पे Hershey and Chase ने प्रूव किया था ultimately that your DNA is going to be genetic। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग। तो इन्होंने आपके यहाँ पे प्रूव किया था कि आपका डीएनए इज गोइंग टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, सो दैट इज समथिंग प्रूव बाय हर्शी एंड चेज। और ये एक्सपेरिमेंट, हाँ जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अपेक्षा, गुड इवनिंग। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे कल समझ आ गई थी। यू नो कि आपको रेडियो एक्टिविटी आपकी फॉस्फोरस के आपको मिल रही है आपके सेल्स के अंदर, और सल्फर के अंदर ये रेडियो एक्टिविटी विच इज बीन सॉरी सल्फर वाइज जो रेडियो एक्टिविटी आपको मिल रही है सुपर न्यूट्रिएंट के अंदर। सो ये हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि आपका बैक्टीरियोफेज के अंदर से डीएनए होता है जो आपका जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, इट्स नॉट द प्रोटीन पार्ट व्हिच गोज इनसाइड। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट? उसके अलावा हमने और दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखे थे। एक तो दिखा था हमारे यहाँ पे एवरी ऑसफोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने प्रूव किया था कि अगेन डीएनए ही है आपके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज फाइंड करते हो बट पीपल डोंट बिलीव दैट, लाइक यू गो एंड टेल कि मैंने कल भालू देखा वहां पे, एंड पीपल आर लाइक कि अरे नहीं कुछ और होगा, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। इन्होंने भी यहाँ पे जो प्रूव किया उन लोगों ने कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, सो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। देन हर्शी एंड चेज डिड दैट इन द 1952। सो ये बात भी आप यहाँ पे रखना। सो दीज आर द 3 एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डन। ये 2 हो गए और एक आपका था ग्रिफिथ वाला, माउस वाला, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है देन आई डोंट थिंक कोई कंसर्न आएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अलजिया गुड इवनिंग। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टू ट्राई टू, क्या बेटा अलजिया बताइए? अभी आपने क्या बताया? अभी वो रिवाइज किया जो हमने कल किया था, वही बस मैंने बताया, यहाँ पे कुछ नया नहीं। You haven't lost anything right now, ठीक है? ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे डीएनए की। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए व्हिच मेक्स डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखते हैं। सो डीएनए के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलती है देखने के लिए, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसके हमें एक्सेप्ट करते हैं। एंड व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज ओवर हियर? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल शुड बी, the properties of genetic material should be, it should be able to generate its replica। एक जेनेटिक मटेरियल आपका ऐसा होना चाहिए जो अपना रेप्लिका काफी आसानी से बना सके। तो याद रखना हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, राइट? हम जानते हैं कि हमारा डीएनए आपका है यहाँ पे एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर आपको मिलती है देखने के लिए। सो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है आसानी से। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको डीएनए के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाती है। It should be stable chemically and structurally it should be stable। Again that is one thing you will find in the DNA कि वो stable भी होता है chemically और वो structurally भी आपके यहाँ पे stable होगा। It should provide a scope of slow changes, mutation that are required for the evolution। याद रखना जो भी genetic material होता है उसके अंदर थोड़ा mutation होना जरूरी है। You should find कि slow changes उसके अंदर आना जरूरी होता है, because mutation भी आपको variation देते हैं। याद रखना म्यूटेशन भी आपको वेरिएशन देते हैं, बट दैट म्यूटेशन शुड हैपन स्लोली, राइट? क्योंकि वो एवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट म्यूटेशन जो आपका हो रहा होता है डीएनए के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो वेरिएशन जो आपको मिलता है ना, याद रखना वेरिएशन आने का एक रीजन ये भी होता है दैट म्यूटेशन कैन ऑल्सो लीड टू वेरिएशन। लेकिन म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन स्लोली होना चाहिए, मतलब बहुत रैपिड म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट शुड बी हैपनिंग इन द जेनेटिक मटेरियल। तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये भी एक ट्रेट आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। It should be able to express itself to form a Mendelian character। आपका जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपका जो डीएनए होता है वो डीएनए आपका बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए आपका जो होता है वो बेसिकली आपको बना के देता है आपके यहाँ पे प्रोटीन। तो ये आपका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे कि आपका डीएनए आपका यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, आपको जो डीएनए आपका यहाँ पे है ये अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। सो डीएनए व्हाट यू हैव ओवर हियर, ये एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को और उससे आपको यहाँ पे प्रोटीन बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए। याद रखना हर एक डीएनए को, डीएनए शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट? या जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ,
उसके साथ साथ दीज आर द 3 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू नो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इतने क्राइटेरिया हमेशा उसने वहां पे फॉलो करने चाहिए। सो ये बात आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखना। दीज आर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट डीएनए ना, तो डीएनए के बारे में एक अच्छी बात या इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में, सो यू नो इट इज गोइंग टू बी अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है। हैविंग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ओवर हियर, इससे इसको आपको थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी याद रखते हो कि डीएनए के बारे में आपने एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये देखी थी कि ग्रिफिथ ने जब हीट किल बैक्टीरिया को गर्म करके मारा था, मतलब बेसिकली जो एस स्ट्रेन था उसको उसने मारा के साथ उसने खत्म कैसे किया था या उन्हें किल कैसे किया था, बाय गिविंग देम हाई टेम्परेचर। तो डीएनए के साथ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होती है दैट हाई टेम्परेचर, अगर आप उसे हाई टेम्परेचर पे रखते हो तब भी उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। सो इवन एट हाई टेम्परेचर व्हाट यू फाइंड दैट डीएनए की प्रॉपर्टी वहां पे आपकी खत्म नहीं होती। सो डीएनए की जो प्रॉपर्टी वो वहां पे खत्म नहीं होती इवन एट हाई टेम्परेचर। इसलिए स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया में से डीएनए ट्रांसफर किया जा रहा था रफ स्ट्रेन के अंदर। तो जनरली पता है क्या होता है, जब डीएनए को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो आपके जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो आपके 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के जो आपके वहां पे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ वहां पे जुड़े हुए आपको मिलेंगे, 2 स्ट्रैंड विच आर अटैच्ड टू ईच अदर, और जो 2 स्ट्रैंड आपके यहाँ पे जुड़े हुए आपको यहाँ पे मिलते हैं, दीज स्ट्रैंड्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पता है क्या होगा, ये एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, दे कैन सेपरेट एट हायर टेम्परेचर। तो एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो बीच में जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो मेरा यहाँ पे था, रुक जाओ बेटा, वो आपका यहाँ पे टूट गया, और वो टूटने के बाद जब आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाता है देन दीज 2 स्ट्रैंड कैन अगेन रीअलाइन देमसेल्फ। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपके यहाँ पे रीअलाइन करके एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि डीएनए स्ट्रैंड आपके अलग होंगे और वापस से भी जुड़ जाएंगे, बट दे आर नॉट लूजिंग देयर प्रॉपर्टी। इनके अंदर जो आपके जीन्स हैं, इनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे लॉस नहीं हो रही। यू आर नॉट लूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बताइए काजल, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो ना, वो नेटवर्क इशू हो गया था। अरे नहीं बेटा, वो टावर ऐसे कैसे आपने लगा के रखा होगा आपके घर के आसपास। काजल कुछ करिए काजल, व्हाट इज दिस। सर नहीं, यहाँ बारिश हो रही है। अरे काजल, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, डू समथिंग। ओके, तो याद रखना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या, मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो आपका डीएनए स्ट्रैंड होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए होता है, वो आपका हाई टेम्परेचर पे आपका डीनेचर हो जाएगा या वो सेपरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जब आपका टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है तो आपको वापस से वो रीअलाइन भी आपको यहाँ पे हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 स्ट्रैंड्स आपके अलग हो जाते हैं बट दे कैन आल्सो रीअलाइन देमसेल्फ। तो डीएनए का प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता, उसके जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो वहां पे वो वहां पे खत्म नहीं होती, उसके अंदर जो जीन्स है वहां पे वो खत्म नहीं होते। सो दैट ऑल्सो टेल्स यू दैट इट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हो, जो आपने इवन देखी थी आपके बैक्टीरिया के लिए, कि बैक्टीरिया में क्या हुआ था, हीट किल बैक्टीरिया के अंदर आपका डीएनए वैसा के वैसा ही था, राइट। It was able to transfer from one bacteria to another bacteria. So we can surely say that DNA has much more stability. इसके अंदर आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। और याद रखना, क्योंकि डीएनए के अंदर आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल रही है देखने के लिए, इसलिए इसको चूज किया गया नेचर ने एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना सब लोग। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो इज something which has been mentioned over here, the genetic material should be stable enough to not to change at a different stages of the life cycle. आपका जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे हर एक लाइफ साइकिल के अंदर आपका चेंज होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, और विद द चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, याद रखना स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, was very evident, ये काफी क्लियरली आपको मिला था देखने के लिए, इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ, जहां हमने क्या किया था, हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. हीट ने जिस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया था, राइट, उसने अपने डीएनए की प्रॉपर्टी को वहां पे हार्म नहीं किया था, उसने डीएनए की प्रॉपर्टी को वहां पे हार्म नहीं किया था। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं आरएनए और डीएनए को, तो आप कुछ चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं आप वो जानते हो। आपको मालूम है कि आपका जो आरएनए होता है, इन द आरएनए यू हैव सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन पे याद रखना, सेकेंड कार्बन का आपको वहां मिलता है देखने के लिए आपको वहां पे OH,
आई होप ये आप सबको याद रहेगा कि सेकंड कार्बन जो होता है आपका आरएनए का, वहां पे आपको OH देखने के लिए आपको वहां पे मिलता है। अब ये जो OH होता है आपका आरएनए के सेकंड कार्बन के ऊपर, दैट OH इज गोइंग टू बी रिएक्टिव। ये OH आपका रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि ये OH आपका रिएक्टिव होता है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ज्यादा केमिकली स्टेबल नहीं है मॉलिक्यूल, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट टेक इट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसलिए नेचर ने इसको एज ए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हो डीएनए को, तो डीएनए का वहां पर OH नहीं होता, यू हैव ओनली H, ऑक्सीजन वहां पे आपका नहीं होता, एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल, केमिकली वो आपका काफी स्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि आपका जो आरएनए है ना, RNA also has a catalytic property. RNA also has a catalytic property. That means catalytic property का मतलब ये होता है कि it can also act as an enzyme या it can also act as a catalyst. ये catalyst टर्म आपने केमिस्ट्री में कभी ना कभी पढ़ा होगा या सुना होगा। कैटालिस्ट रिएक्शन बढ़ाते हैं, है ना। सो कैटालिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। सो यू हैव मस्ट हैव हर्ड अ टर्म लाइक अ कैटालिस्ट, राइट, व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो कैटालिस्ट भी टर्म आपके लिए सेम रहेगा। यहाँ पे एक और टर्म जिसके साथ हम जोड़ सकते हैं जो आपके लिए सेम हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी एंजाइम्स। सो याद रखना कई बार आरएनए कैन आल्सो वर्क एज एन एंजाइम, इट कैन आल्सो वर्क एज एन एंजाइम और ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है। अब क्योंकि आरएनए के पास होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसलिए भी हम कहते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका comparatively ज्यादा reactive होगा। So that's why it is also going to be reactive. So because it has a catalytic property, it is why it is also going to be reactive. अब क्योंकि यहाँ पे आपका reactive है, having a catalytic property, so that's why इसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया as a genetic material. तीसरी बात यहाँ पे याद रखना, आरएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत तेज होता है। Rate of mutation is much more higher in the RNA. So याद रखना आरएनए के अंदर the rate of mutation is very high. So rate of mutation is fast, right? मतलब जैसे हमने बोला था कि एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन होना चाहिए बट स्लो होना चाहिए, यहाँ पे म्यूटेशन काफी जल्दी होता है। यहाँ पे म्यूटेशन आपका काफी जल्दी आपको होते हुए आपको मिलेगा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब क्योंकि आपका म्यूटेशन यहाँ पे काफी तेजी से आपके यहाँ पे हो रहा होता है, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट टेक इट एज अ जेनेटिक मटेरियल। याद रखना अगर म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना तो इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। सो दैट इज व्हाई आपको आरएनए के अंदर म्यूटेशन काफी फास्ट होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है, एंड दिस इज व्हाई इसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया एज अ जेनेटिक मटेरियल। अगर आपने जब कोविड हुआ था ना, या कोविड की जो वेव्स आ रही थी, तो आप कभी नोटिस करना कोविड के अंदर भी यू आर हैविंग दिस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन बहुत जल्दी हो रहा था, तो इसलिए पता है आपको हर कुछ महीनों के बाद पता चला कि एक नई स्ट्रेन आ रही है या एक नया वेरिएंट मिला है किसी लैब के अंदर, एंड अगेन पीपल आर गेटिंग वरीड कि भी नया वेरिएंट पता नहीं कुछ लोगों में से मिला है, कितने जल्दी स्प्रेड होगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ओवर देयर कि वो वायरस इतना जल्दी म्यूटेट कर रहा था दैट पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड विद द न्यू स्ट्रेन। हमेशा कोई पॉपुलेशन की न्यू स्ट्रेन से आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रही थी। सो यू फाइंड दैट हैपनिंग। सो आरएनए के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए याद रखना आरएनए आपको मिलता है सिर्फ आपके वायरसेस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट इन योर पर्टिकुलर यूकैरियोट्स, neither in prokaryotes. You don't find them as a genetic material. तो ये तीन बात याद रखना कि OH ग्रुप एक आपका रिएक्टिव होता है, RNA ग्रुप भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी उसकी होती है, तो इसलिए वो रिएक्टिव हो जाता है, और इसके अंदर म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट होता है। तो ये कुछ रीजंस की वजह से नेचर ने कभी भी आरएनए को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये केमिकली स्टेबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट सिलेक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होने चाहिए। और उसके कंपेयर में अगर आप देखते हो तो डीएनए इज गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल, केमिकली भी वो वहां पे स्टेबल है आपका वहां पे, राइट। रेप्लिकेशन भी आपको वहां पे करते हुए आपको मिल रहा है जिसमें कोई इशू नहीं आता, जो काफी स्मूथली आपका रेप्लिकेशन वहां पे हो पाता है, राइट। म्यूटेशन रेट आपको वहां पे काफी कम है, स्लो होता है म्यूटेशन वहां पे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच मेक्स डीएनए एज अ बेटर कैंडिडेट फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो नेचर ने बोला कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको नहीं करेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्या ये तीन चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर द पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्लियर होना चाहिए, ठीक है सबको। और नहीं यार कोई चीज अगर थोड़ा डाइसी लग रहा है देन बता दो मुझे। सर बोलो। सर डीएनए को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है, और अभी नहीं। आपने बताया वो समझ नहीं आया डीएनए को नेचर ने क्यों सिलेक्ट किया। मैं बताता हूँ। वो क्या था? नेचर ने डीएनए को सिलेक्ट इसलिए किया, याद रखना वो केमिकली ज्यादा स्टेबल है।
केमिकली ज्यादा स्टेबल है। डीएनए जो आपका है यहाँ पे, दिस इज मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी रिएक्टिव। उसका एक रीजन आपका ये भी दैट यू कैन सी द सेकंड कार्बन पर अगर आप देखोगे वहां पे, देन यू हैव ओनली ऑक्सीजन आपका वहां पे प्रेजेंट नहीं है, राइट? दैट्स वन थिंग। सो दैट Yes, sir. मॉलिक्यूल गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल। अब मॉलिक्यूल आपका स्टेबल इसलिए भी है बिकॉज इट इज डबल स्टैंडर्ड। आरएनए हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड, राइट? एक सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल हमेशा आपका रिएक्ट कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, डीएनए के साथ वो होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलता, ठीक है? थर्ड थिंग, डीएनए के अंदर आपके जो म्यूटेशन रेट है वो आपका बहुत स्लो होता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन का जो रेट होता है आपका बहुत स्लो है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन चाहिए आपको, राइट? और वो भी आपको एक सर्टेन पेस पे चाहिए जो आपको डीएनए में मिल रहा है, लेकिन आरएनए के अंदर म्यूटेशन रेट आपका काफी फास्ट होता है। सो दैट्स व्हाई you cannot take as RNA as a genetic material unless you are a virus, right? तो वायरस में आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है? पता चला Yes, sir. क्या कर रहा हूँ, Yes, sir. right? So that is something they have talked about the RNA. That is something you have to know the RNA and DNA comparison को अगर आप करते हो तो। अब RNA के बारे में एक और बात याद रखना, that RNA initially was selected as a genetic material। तो जब लाइफ स्टार्ट हुआ था ना प्लैनेट के ऊपर, so initially RNA was the genetic material, याद रखना जब लाइफ आया था प्लैनेट के ऊपर, जब कोई नहीं था प्लैनेट पे, सिर्फ ओशन और कुछ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल जो बाद में सेल बन गए थे, सो दे वर हैविंग द आरएनए एंड आरएनए वाज इनिशियली एज यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? लेकिन बाद में क्या हुआ, आरएनए के अंदर से आपका डीएनए बना। सो इनिशियल लाइफ के अंदर वो, जैसे हम इवोल्यूशन में एक बार फिर देखेंगे इसको ज्यादा डिटेल में या थोड़ा और अच्छे से देख रहे थे क्यों ऐसा था, क्यों इनिशियल वर्ल्ड के अंदर या जब लाइफ बन रहा था प्लैनेट पे तब आरएनए क्यों था, वो हम बाद में समझेंगे जब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे इवोल्यूशन वाला पार्ट। बट याद रखना इनिशियली आरएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें से ही आपका डीएनए इवॉल्व हुआ। सो इसमें से ही इवॉल्व हुआ आपका डीएनए। आरएनए ओनली द डीएनए एक्चुअली केम इनटू पिक्चर। बताइए मोनिका। सर लेकिन आरएनए से तो डीएनए बन ही नहीं सकता, फिर वो कैसे बना? सकता है, सब हो सकता है, बायोलॉजी है, सब हो सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नाउ यू आर थिंकिंग ना कि सर उसमें तो यूरेसिल था, इसमें तो थायमिन होता है, ये सब तुम सोचो ना, दैट्स इवोल्यूशन, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ बिग थिंग, राइट? You think Monica, from bacteria we have a dinosaur, from dinosaur you have a bird. Imagine yes, so many things have happened, right? You have crocodiles which are living right from the beginning of the planet, right from the beginning of the reptilian age, abhi tak hai wo, socho, so many things are happening, right? So this is very possible. Okay, so your DNA actually evolved from the RNA, right? So ये बात आप यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहूंगा। अरे रुक जाओ, यहाँ पे रुको, यहाँ पे बोल ही नहीं देते बच्चे, बस अपनी बातें करनी है तुम लोगों को। सुनो मेरी बात। See, there's one more thing you have to understand here is that DNA के अंदर you have this thymine, right? And your RNA has a uracil. So अगर देखो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो thymine is going to be giving you much more better stability chemically, ठीक है? तो ये बात भी आप यहाँ पे रखना that DNA has this thymine ना, so thymine is going to give you much more better stability compared to the uracil. तो ये भी आपका एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि thymine जो आपको मिलता है आपको DNA के अंदर, that is going to be give you much more stability chemically compared to the uracil. So that's also one thing you have to know. Okay, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उसको फटाफट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। These are the things you have to read by yourself in a real way from NCERT, but इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। RNA was the first genetic material, right? There is no enough evidence says that essential life process such as metabolism, translation, and splicing, okay, evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. मैंने आपको पहले बोला था कि RNA के अंदर प्रॉपर्टी होती है एज अ कैटलिस्ट, और वो टाइम पे, अब एक बात याद रखना कि जब आपके प्लैनेट के ऊपर लाइफ बन रही थी तब वेल डिफाइंड प्रोटीन्स आपके पास नहीं थे, वो सब बाद में आए। तो वो टाइम पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम करता था और वो इवन काम करता था एज अ कैटलिस्ट। तो इसलिए इसको तब वो टाइम पे उसे सिलेक्ट कर लिया गया। So there are some important biochemical reactions living in the living system that are catalyzed by the RNA catalyst and not by protein enzymes. Okay, but being RNA as a catalyst was reactive, जो मैंने आपको mention किया था, ये ज़्यादा reactive था and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications. Right? Therefore, the DNA have evolved from the RNA from chemical modification, and that makes it more stable. जो मैंने अभी आपको बोला तो याद रखना, DNA आपका इवॉल्व किया था RNA से और वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। DNA being
double stranded having complementary strands further resist the changes evolving by process of repair. तो क्योंकि आपका डबल स्टैंडर्ड है आपका यहाँ पे, तो इसके अंदर आपके सडन चेंजेस आने के चांसेस भी आपके यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. सो दैट, या आप ऐसे याद रख लो कि हैविंग डबल स्टैंड gives it some more amount of stability. So these are the few things you have to remember in this. ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. ओके, ये वो जो हमने डिस्कस किया था वही चीज आपकी यहाँ पे. ओके, सो ये लड़का सोचा यहाँ पे which is the first genetic material RNA DNA. ना RNA was the first genetic material on the planet, but क्योंकि ये कैटालिटिक था, अनस्टेबल था, इसलिए DNA इसमें से इवॉल्व हुआ. ओके, सो दिस समथिंग यू हैव टू नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेप्लिकेशन. तो इतनी कहानी हमने यहाँ पे देख ली. अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में. रेप्लिकेशन ऑफ माय डीएनए. सो वॉटसन एंड क्रिक ने यहाँ पे बोला, उन्होंने अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढ लिया था. अब उन्होंने आइडिया दिया कि रेप्लिकेशन कैसा होता होगा. सो वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज द स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. और उन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन जो आपको होते हुए मिलेगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. सो याद रखना, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव तरीके से. अब पहले हम ये देखते हैं कि इनका कहने का मतलब क्या था. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि रेप्लिकेशन यहाँ पे कैसा होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग ओवर हियर. अब आप जानते हो, you know this thing very clearly कि DNA will have like, let's say, let me draw this like this. ये है मेरा यहाँ पे एक strand 3' to 5' and you have one more strand which will be anti-parallel, so 5' to 3'. अब उनका ये कहना था कि DNA replication is semi conservative. तो देखो इसमें होता क्या है. उनका ये मानना था कि जब replication यहाँ पे होगा, when the replication will happen over here, so ये दो स्ट्रैंड्स जो है आपके, जिनको मैं अभी बीच में इससे जोड़ देता हूँ, दिस टू स्ट्रैंड व्हिच आर अटैच्ड टू ईच अदर राइट नाउ, ये पहले एक दूसरे के साथ एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट होंगे. सो ये दो स्ट्रैंड्स जो आपके यहाँ पे है, ये पहले एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रैंड है दिस विल वर्क एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे स्ट्रैंड है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एज अ पेरेंट स्ट्रैंड, इसको मैं बोल सकता हूँ एज अ पेरेंट स्ट्रैंड, या फिर मैं इसको इवन बोल सकता हूँ एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर मैं इसको इवन बोल सकता हूँ एज अ टेम्पलेट. तो दो पेरेंट स्ट्रैंड मेरे पास यहाँ पे है देखने के लिए, दो ग्रीन वाले. और इनको देख के आप एक और नया स्ट्रैंड अपना यहाँ पे बना लोगे. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को देख के आप एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हो, बिकॉज आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वहां पे बनाना है, राइट. तो होता क्या, उनका ये कहना था कि इन स्ट्रैंड्स को जो दोनों सेपरेट हुए उनको यूज करेंगे हम एज अ पेरेंट स्ट्रैंड, और हम एक नया डॉटर स्ट्रैंड बना लेंगे. यू विल फाइंड कि सेल के अंदर एक नया डॉटर स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बन जाता है. तो जो नया डॉटर स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बनेगा, लेट्स मेक दिस स्ट्रैंड ओवर हियर, तो ये आपका एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आपके यहाँ पे बन जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5' to 3'. राइट, सिमिलरली यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड, एंड दिस स्ट्रैंड इज आल्सो गोइंग टू बी फ्रॉम द 3' to 5'. ठीक है, तो ऐसे करके हमने हमारे यहाँ पे एक नया डीएनए मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे हमारा बना दिया. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड अवर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. तो उनका ये कहना था कि जब भी आपका रेप्लिकेशन आपका हो रहा है, जब भी आपका रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंट स्ट्रैंड रहता है, एक नया स्ट्रैंड उसको देख के बनाया जाता है. उस पेरेंट स्ट्रैंड को देख के हम एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनाते हैं. सो जो नया स्ट्रैंड मेरा जो यहाँ पे बना है, द न्यू स्ट्रैंड व्हिच हैज बीन फाउंड ओवर हियर, दिस स्ट्रैंड आई कैन कॉल एज अ डॉटर स्ट्रैंड. दिस स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डॉटर स्ट्रैंड. दिस स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ डॉटर स्ट्रैंड. अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब आपको दो डीएनए मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ आपके सामने कितने डीएनए मॉलिक्यूल है, दो हैं, एक और दो, राइट. दिस इज वन डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर डीएनए मॉलिक्यूल. तो उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 50% तो पेरेंट का ही डीएनए है ना, 50% तो पेरेंट का ही स्ट्रैंड है, और एक ही आपका नया स्ट्रैंड बना हुआ. इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सेमी कंजर्वेटिव. सेमी मतलब हाफ, हाफ तो कंजर्व किया जा रहा है ना. जो मेरा नया डीएनए यहाँ पे बना, उसके अंदर हाफ डीएनए तो वही है पेरेंट का, और फिर हमने एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे बना लिया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर सेमी कंजर्वेटिव नेचर. दैट्स व्हाई वी से डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव. सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब हमने हाफ चीज को कंजर्व कर लिया. सो एक पेरेंट स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सच्ची बताओ। रुक जाओ, क्वेश्चन वाले बच्चे 2 मिनट रुक जाइए। बाकी सबको समझ आ रहा है? लड़कों को समझ आ रहा है यहाँ पे? अक्षय, सर शिवा एंड प्रखर, अक्षय एंड बाकी ओम एंड एवरीवन, आई विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलिए तमरीक, जल्दी बताइए क्या सवाल है आपका? सर वो टेम्परेचर के साथ क्या लिखा है, बस यही पूछना है। टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे, टेम्पलेट लिखा है, TEMPLATE, ये टेम्पलेट की टेम्पलेट। और टेम्पलेट के बारे में लिखा है आपका पेरेंट स्ट्रैंड। टेम्पलेट के बारे में यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड। सो बेसिकली जब सेपरेट होता है ना दो स्ट्रैंड्स, तो वो दोनों स्ट्रैंड नाउ बिहेव लाइक अ पेरेंट स्ट्रैंड, और उसको देख के आप एक नया डॉटर स्ट्रैंड आप वहां पे बना लेते हो। तो इस तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे होता है। ये बात आपकी रखी थी आगे वॉटसन एंड क्रीक ने। उन्होंने बोला क्या डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है, इट इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको प्रूव किसने किया था? प्रूव किया था इसको हमारे 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था आपका यहाँ पे मिसेल्सन एंड स्थाल, राइट? फ्रैंकलिन स्थाल एंड मैथ्यू मिसेल्सन ने प्रूव किया दैट एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव। याद रखना, ये वो पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअली प्रूव किया। दे वर द वन हु एक्चुअली प्रूव्ड semi-conservative DNA replication. Semi-conservative DNA replication. Monica, after the class. सर इससे रिलेटेड है। फिर पूछ लो। सर आपने अभी बताया कि स्टॉल एंड मेसेल्सन ने बताया था ये कि सेमी प्रूव कंजर्वेटिव किया होता है। प्रूव किया था इन्होंने, प्रूव किया था, बताया था आपका वॉटसन। यस सर, पूछना था। अक्षर, व्हाट इज दिस? अक्षर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। अक्षर, ये क्या है ये सब? why this is happening? Alright, ठीक है। So now let's try to see what has been happening. इन्होंने यहाँ पे क्या किया था उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना what they have done. So now basically now what is your semi-conservative nature of replication is something now you are familiar with. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने प्रूफ एक्चुअली में क्या किया था। तो याद रखना सबसे पहले कि that you have a bacteria called as by E. coli. So E. coli is your bacteria. ठीक है, और E. coli जो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है ये बेसिकली हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है। दिस ऑलवेज डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। तो आप सोचो कि अगर आपके पास 5 E. coli बैक्टीरिया है तो 1 घंटे में कितने सारे हो जाएंगे आपके पास? सो इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स दे आर गोइंग टू डिवाइड। तो ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, जो E. coli बैक्टीरिया जो आपके होते हैं जो हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे हो रहा होगा। Okay, even in them you will find the DNA replication must be happening. तो इन्होंने क्या किया, इस E. coli को ग्रो किया एक सॉल्यूशन के अंदर। So this E. coli were grown in the solution. अब वो सॉल्यूशन आपका कौन सा था? The solution was of your NH4Cl. अब NH4Cl का जो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन था उसके अंदर यू हैव द आइसोटोप जो था नाइट्रोजन का, वो था आपका आइसोटोप नंबर 15। अब N15 जो आपका यहाँ पे होता है इट इज अ हेवियर आइसोटोप। सो N15 जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द हेवियर आइसोटोप। तो ये जो आपका आइसोटोप आपका यहाँ पे है N15, दिस इज गोइंग टू बी अ हेवियर आइसोटोप। ये आपका एक हेवियर, ये याद रखना है रेडियो एक्टिव नहीं है, इट्स जस्ट अ हेवी आइसोटोप। अभी जो मेरा N15 का जो मेरा यहाँ पे हेवियर आइसोटोप मेरा यहाँ पे जो है, या NH4 जो Cl का जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने E. coli को ग्रो किया। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने E. coli को यहाँ पे ग्रो किया। तो अब ये सोच लो कि समझो ये मेरा फ्लास्क है। आई होप सब लोग फ्लास्क यूज करते हैं लैब के अंदर, करते हो नहीं करते आप यूज फ्लास्क को? यस सर। या नहीं मिलता लैब के अंदर, आने नहीं देते तुम लोगों को? मिलता है। पीसीबी लेके रखा है तब भी आने नहीं दे रहे पता चला। शिवा, होता है क्या लैब के अंदर ये सब करने देते क्या, या मना कर देते? यस सर, ठीक है, ऐसा करते हैं। सही है सही है। So this will have a solution of your NH4Cl and N is going to be 15. तो बेसिकली याद रखना है दिस N15 सॉल्यूशन के अंदर आप इसे यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। तो इसमें आपने न्यूक्लियर को डाल दिया और वहां पे आपने ग्रो किया उन्हें, काफी लंबे टाइम के लिए आपने उसे वहां पे ग्रो किया। सो अब इससे होता क्या है ना कि जितने भी आपके E. coli होंगे दे विल हैव N15 ऑन द डीएनए। सो ये जो नाइट्रोजन होता है, सो याद रखना नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ योर डीएनए, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ योर डीएनए, यू नो यू हैव अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्या होगा जब आप E. coli के आप यहाँ पे ग्रो करोगे काफी लंबे टाइम के लिए, सो नाइट्रोजन जाके लग जाएगा आपके E. coli के ऊपर, सो इट विल अटैच ऑन टू द E. coli। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल द डीएनए विल हैव द N15। सारे डीएनए के अंदर आपको वहां पे एक सर्टेन टाइम के बाद आपको N15 देखने के लिए आपको वहां पे मिलेगा।
राइट। अब आप यहाँ पे क्या करते हो ना, अगर आप इसमें से डीएनए को निकालते हो, राइट, नॉट डीएनए, अगर आप इसमें से ई कोलाई को निकालते हो और अगर उसके बाद उसके डीएनए को अगर आप आइसोलेट करते हो तो आपको डीएनए में आपको N15 देखने के लिए मिलेगा। तो आपने पता है यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है, ग्रो करने के बाद उन बैक्टीरिया को आपने बाहर निकाला और उसके बाद आपने किया सेंट्रीफ्यूज, आपने किया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज तो अब आप लोग जानते हो ना, सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, कोई हैंड एक्सप्लेन कर दे कि सेंट्रीफ्यूज में होता क्या है, कोई हैंड रेज करके फटाफट एक्सप्लेन कर दे कि सेंट्रीफ्यूज में जनरली आप क्या करते हो, और वो बच्चा कौन होगा, बताइए जानवी, क्या करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूज के अंदर? बोलिए। सर सेंट्रीफ्यूज में हम लोग सेक करते हैं सॉल्यूशन को, जिससे जो हैवियर नीचे चला जाता है जो। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है मुझे, लाइट राइट। सो अगर याद हो तो हमने कल भी किया था, हमने हमारा सेंट्रीफ्यूज, हाँ बेटा सही, राइट, जानवी सही है बेटा, राइट बेटा, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है लेकिन आपका आंसर यहाँ पे सही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या होता है कि आप सेंट्रीफ्यूज के अंदर आप सॉल्यूशन डाल के उसे रोटेट करते हैं हाई स्पीड के ऊपर, ठीक है। याद हो तो हमने कल किया था हर्शी एंड चेज के अंदर, जहां पे आपका नीचे आपके सेल्स इकट्ठा हो गए थे, वहां पे वो थे आपका पैलेट और ऊपर था आपका वहां पे सुपरनेटेंट, बीच में जो आपको फ्लूइड आ रहा था दैट वाज सुपरनेटेंट, राइट। तो जब आपने आपके N15 वाले बैक्टीरियाज को निकाल के उनका सेंट्रीफ्यूज किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको N15 डीएनए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो विल फाइंड कि आपका N15 वाला डीएनए आपको लेट्स से आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए। सो विल हैव इट इज अ हेवियर डीएनए, N15 इज अ हेवियर आइसोटोप। सो N15 आपका एक हेवियर आइसोटोप होता है, तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलेगा, थोड़ा नीचे आपको मिलेगा वो। सो विल फाइंड द N15 isotope will be seen somewhere over here, राइट। अब आपने क्या किया, जो आपके बैक्टीरिया जो N15 में आपके ग्रो कर रहे थे उन बैक्टीरिया को आपने ट्रांसफर कर दिया N14 सॉल्यूशन के अंदर। सो आपके जो बैक्टीरिया थे, सो ऑल द बैक्टीरिया यू आर हैविंग, जो भी आपके पास बैक्टीरिया थे ई कोलाई वाले, उसको आप क्या करोगे, यू विल ट्रांसफर देम इनटू N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। जो मेरे N15 में ग्रो कर रहे थे इनको मैं ट्रांसफर करूंगा N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर देम इनटू N14 वाले सॉल्यूशन में। तो एक और मेरे पास यहाँ पे फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा वो मेरा यहाँ पे होगा अगेन NH4Cl, बट यहाँ पे जो आइसोटोप है मेरा नाइट्रोजन का वो है मेरा यहाँ पे 14, ठीक है। तो आप सोचो कि आपने N15 में जो ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को, उसको आपने निकाला और आपने उसे डाल दिया आपके इस सॉल्यूशन के अंदर। अब इस सॉल्यूशन में डालने के बाद अब आपने क्या किया, इसे आपने मॉनिटर किया। कैसे मॉनिटर किया, तो जैसे मैंने इन सारे बैक्टीरिया को इसके अंदर डाल दिया, उसके 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स मैंने उसमें से कुछ बैक्टीरिया को निकाला। आप जानते हो ना कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन आउट द बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आई हैव टेकन आउट द बैक्टीरिया फ्रॉम द N14 सॉल्यूशन 20 मिनट के बाद। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए, नाउ व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर हियर। अब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ से निकालता हूं तो अब इस चीज को आप ध्यान से समझो। यू हैव अ डीएनए, आपके पास है यहाँ पे एक डीएनए, और वो डीएनए जो आपका यहाँ पे होगा इसके ऊपर लगा होगा आपका यहाँ पे N15। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, N15 में से ग्रो किया था ना। सो ऑल द डीएनए विल बी हैविंग द N15, सारे डीएनए के अंदर यू विल हैव हैवी आइसोटोप जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो आपका यहाँ पे होगा N15 वाला। यहाँ पे N15 वाला आइसोटोप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो आपका डीएनए था या ये जो बैक्टीरिया थे इनको आपने ट्रांसफर किया N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। अब उसमें ट्रांसफर करने के बाद अब आप सोचो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे कैसे होगा। जैसे एक बार आपने उन्हें ट्रांसफर कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, ये दो मेरे जो स्ट्रैंड्स थे जिनको मैंने अभी यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है, लेट्स से ये मेरे जुड़े हुए यहाँ पे है मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड्स, ये दो स्ट्रैंड्स अब मेरे यहाँ पे अलग हो जाएंगे। नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये दो स्ट्रैंड्स मेरे यहाँ पे सेपरेट होंगे। अब याद रखना वो मेरे जो डीएनए है, वो जो मेरे बैक्टीरिया है वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, N14 के अंदर। ये तो कहानी है मेरे N15 की, ये तो जब वो N15 वाले सॉल्यूशन में थे तब की कहानी है, राइट। नाउ यू हैव ट्रांसफर्ड देम इनटू द N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। अब आपने उन्हें यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है आपके N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों स्ट्रैंड्स मेरे यहाँ पे सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद आपका डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पे आपका बनेगा।
और जब आपका यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड बनाया जाएगा तो डॉटर स्ट्रैंड विल बी हैविंग द N14 मॉलिक्यूल्स। डॉटर स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे होगा उसके अंदर आपको N14 मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब आप जिस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हो वहां पे यू हैव नाइट्रोजन विद द आइसोटोप ऑफ 14। सो 14 नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिला देखने के लिए। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू सी कि एक जो मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड है इट इज गोइंग टू बी हैविंग N15। एक जो मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड रहेगा उसके अंदर आपको मिलेगा आपका N15 वाला आइसोटोप, और जो दूसरा स्ट्रैंड मेरा जो यहाँ पे दैट विल बी हैविंग माय N14 वाला आइसोटोप। अब जब आपको ये रिजल्ट अगर आपको मिलेगा तो आपके 2 डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बन चुके हैं, आपके 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बन चुके हैं, यू हैव फॉर्म्ड द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। और जब आपको ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा आप इसको क्या करोगे, आप इसे सेंट्रीफ्यूज करोगे। तो आपने क्या किया, एक जनरेशन के लिए बैक्टीरिया को वहां पे ग्रो किया, आपने अपने बैक्टीरिया को एक जनरेशन के लिए या 20 मिनट के लिए आपने यहाँ पे ग्रो किया, उनको आपने बाहर निकाला और आपने वापस किया सेंट्रीफ्यूज। और अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो पता है आपको क्या दिखेगा, यू विल गेट टू सी अ मिक्सचर ऑफ N15 एंड N14। तो आपको N14 और N15 का यहाँ पे आपको मिक्सचर मिल जाएगा। तो आपको एक बैंड मिलेगी आपको यहाँ पे N15 की जो आपका थोड़ा भारी होता है, और उसी के साथ आपको एक और बैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड दैट बैंड विल बी ऑफ माय N14। क्योंकि सारे के सारे डीएनए जो मेरे यहाँ पे होंगे वो मेरे हाइब्रिड होंगे। ऑल द डीएनए ओवर हियर आर गोइंग टू बी माय हाइब्रिड डीएनए। सो ऑल द डीएनएस जो डीएनए मुझे वहां पे मिलेंगे ना, ऑल डीएनएस आर गोइंग टू बी हाइब्रिड, मेरे वहां पे हाइब्रिड होंगे, यू हैव अ हाइब्रिड डीएनए। अब ये हाइब्रिड डीएनए आपके यहाँ पे कैसे दिखता है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हाइब्रिड डीएनए मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे इस पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यू हैव N15 यहाँ पे, उसने आपने N15 आपने उससे ग्रो किया, फिर आपने उसे ट्रांसफर कर दिया आपके N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर, और ट्रांसफर करने के 20 मिनट के बाद आपने जब उन्हें बाहर निकाल के वापस से सेंट्रीफ्यूज किया तो पता है आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड आपको N14 और N15 का हाइब्रिड आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यू कैन सी यू हैव N15 एंड N14 वाले डीएनए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों हाइब्रिड के अंदर। अब आपने क्या किया, और 20 मिनट के बाद आपने निकाला बैक्टीरिया को। अब ये सारे बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर रहे हैं, N40 के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग इन द N14 सॉल्यूशन ओनली। तो जब आपने और 20 मिनट के बाद आपने उन्हें बाहर निकाला, देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ N14, राइट। N14 का नंबर आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, बट यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ N15। सो यहाँ पे N14 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा N14। सो N14 का अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा और N15 का अमाउंट आपका यहाँ पे कम होता जाएगा, या मैं कहूंगा हाइब्रिड का अमाउंट आपका यहाँ पे कम होता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी आपका N14 का अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ रहा है और आपका जो हाइब्रिड का अमाउंट आपका यहाँ पे था वो आपका कम होने लगता है। अब हर एक जनरेशन के बाद जितने लंबे टाइम के लिए, जस्ट रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग योर क्वेश्चन, हर एक जनरेशन के व्हाट विल हैपन दैट यू विल फाइंड कि आपका जो हाइब्रिड का जो यहाँ पे अमाउंट है, या मैं कहूंगा जो आपका N15 और N14 का जो यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका कम होता जाएगा, एंड यू विल फाइंड कि आपका जो N14 का जो यहाँ पे अमाउंट है वो आपका स्लोली आपका यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो पहले तो आप एक काम करो, पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग से समझो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड एक एक स्टेप याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या किया। पहले हमने क्या किया, हमने ई कोलाई को यहाँ पे लिया, इनको हमने ग्रो किया किसके अंदर, हमने ग्रो किया इन्हें यहाँ पे N15 वाले आइसोटोप वाले सॉल्यूशन के अंदर। सो वी हैव ग्रोन देम इनटू द NH4Cl के अंदर हमने उन्हें यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, जहां पे आपका नाइट्रोजन जो था आपका यहाँ पे वो आपका N15 वाला नाइट्रोजन आपका यहाँ पे था। जब आपने इन्हें यहाँ पे ग्रो किया उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद इन सारे बैक्टीरिया को आपने ट्रांसफर कर दिया N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। सो आई हैव ट्रांसफर देम इनटू द सॉल्यूशन ऑफ माय N14। अब जब मैंने उन्हें वहां पे सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया उसके बिल्कुल 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स आई हैव टेकन देम आउट, मैंने उनको वहां पे बाहर निकाला, और बाहर निकाल के मैंने किया मेरा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज। जैसे मैंने सेंट्रीफ्यूज किया मुझे मेरे हाइब्रिड डीएनए फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, मुझे मिला यहाँ पे N14 और N15 का बैंड मुझे यहाँ पे सेंटर में दिख गया। ये एक मेरे लिए काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था कि हाँ मेरा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो मेरा यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेरा यहाँ पे होता है। पहले ये बताओ क्या ये 3 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस 3 स्लाइड्स ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका? यस सर। अलजिया बोलिए क्या सवाल है? तो मुझे पूछना था, अगर मतलब ऐसी रेप्लिकेशन चलता रहेगा तो जो N15 वाला आइसोटोप है वो एकदम से मतलब एंड हो जाएगा जैसे जनरेशन बढ़ेगी?
एक बार फिर बोलना बेटा, और धीरे धीरे बोलना, क्या कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं रही, बोलो। सर जैसे आपने अभी बोला कि अगर मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड में एकदम N14 ही बढ़ता जाएगा, 15 मतलब एकदम से एंड हो जाएगा हाँ जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी। हाँ, तो मीन्स उसका कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा फिर। नहीं N15 का आपको स्ट्रैंड मिलेगा लेकिन सिंगल ही मिलेगा। आप सोचो N15 आपको दिखेगा लेकिन वो उसका स्ट्रैंड कम होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे पीछे आओ, अगर इस स्टोरी का अगर आप यहाँ पे पीछे आके देखते हो तो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया, लेट्स से यहाँ पे हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब अगर ये दो स्ट्रैंड अगर मेरे यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल अगर मेरा रेप्लिकेट करता है, तो आप सोचो क्या होगा, आपका N14 का अमाउंट बढ़ता जाएगा और जो N15 है आपका वहां पे, उसका अमाउंट आपका कम होता जाएगा। अब N15 का अमाउंट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो आपके N14 के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो होगा क्या ना कि हर एक जनरेशन के बाद आपको N14 का अमाउंट बढ़ते हुए आपको मिलेगा वहां पे, और जो N15 का जो स्ट्रैंड है उसका अमाउंट कंपेरेटिवली आपका कम होता जाएगा। बट हमेशा एक स्ट्रैंड तो आपको मिलेंगे, दो स्ट्रैंड तो आपको मिलेंगे वहां पे, बट उनका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू माई N14 के कंपेयर में। एंड दैट इज व्हाट टेल्स यू अबाउट द आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अलजिया समझ आ रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, सो यू विल फाइंड सो इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन ना, अगर मैं इसको, अगर आप इसे 7-8 जनरेशन तक अगर आप इसे रन करोगे, अगर आप कई सारे जनरेशन तक अगर आप इसे रन करते हो, देन तरह यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो N14 के अंदर, सो अमाउंट ऑफ N14 विल बी वेरी हाई, अमाउंट ऑफ N14 बैंड विल इज गोइंग टू बी वेरी हाई। सो N14 का जो बैंड होगा आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको मिलते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Let's say after 3 generations, I just said after 3 generations. So N14 का जो यहाँ पे जो बैंड होगा वो आपको यहाँ पे काफी स्ट्रांगली आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो हाइब्रिड वाला जो यहाँ पे बैंड होगा वो आपका बहुत पतला हो चुका होगा, बिकॉज हाइब्रिड डीएनए अब आपके पास बहुत कम है वहां पे, यू हार्डली हैव ओनली वन स्ट्रैंड ओवर देयर। अब जो भी नया डीएनए आपका बनते हुए आपको वहां मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ N14 सो हाइब्रिड वाले का अमाउंट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा आपका यहाँ पे कम हो जाता है। सो यू फाइंड हाइब्रिड वन इज गोइंग टू बी वेरी लेस। सो दिस विल बी माय N14 N15 वाला हाइब्रिड स्ट्रैंड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, यही चीज आपको यहाँ पे इन साइड में बता के रखी हुई है कि जब आप पहले N15 के अंदर आप डालते हो तो यू विल हैव N15 पूरा मिलेगा आपको डीएनए के अंदर, राइट। उसके बाद आपने उसे ट्रांसफर किया, याद रखना, उसके बाद आपने उसे ट्रांसफर किया किसके अंदर, N14 के अंदर। एंड N14 में ट्रांसफर करने के बाद आप फिर 20 मिनट के बाद उसे आप बाहर निकालोगे, आप बैक्टीरिया को बाहर निकालते हो एंड देन यू चेक, एंड जब आप उसमें आप सेंट्रीफ्यूज करके आप चेक करते हो, देन व्हाट डू गेट टू सी, आपको हाइब्रिड डीएनए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब आपने क्या किया, उन्हें बैक्टीरिया को वहां पे आपने ग्रो करने दिया और उसके बाद कुछ 40 मिनट के बाद आपने जब उन्हें आप वापस निकालोगे, सो यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ N14 एंड लेस अमाउंट ऑफ योर हाइब्रिड, वो आपका धीरे धीरे आपको यहाँ पे कम होता जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। और एक और बात जो इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी कि ये सब करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारा सीसियम क्लोराइड। जो आप सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे आप कर रहे हो ना, वो आप एक सॉल्यूशन में करते हो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीसियम क्लोराइड। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आप उसे आप सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे आप करोगे। तो आपके सामने सवाल इसके ऊपर बेस्ड ही आता है कि जब मेसेल्सन एंड थाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो वो लोग सेंट्रीफ्यूज कहाँ कर रहे थे, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर सीसियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन के अंदर वो आपका सेंट्रीफ्यूज वहां पे आपका कर रहे थे वो लोग। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, ये आपको याद रखना है, ओके। और देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे आपका जो, समझो अगर आपका ये पेरेंट स्ट्रैंड है, या यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड, ये समझिए मेरा है यहाँ पे, दिस इज माई N15। आप देखो हर एक जनरेशन के बाद ये कम होता जाएगा, राइट। हर एक जनरेशन के बाद डीएनए के अंदर आपको देखो यहाँ पे आपका हाइब्रिड बन गया, दिस इज योर हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जब मेरा यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहा है तो आप देखो यहाँ पे आपको ज्यादा कौन से स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, यू आर फाइंडिंग मोर अमाउंट ऑफ N14, मोर अमाउंट ऑफ N14, और N15 का अमाउंट आपको यहाँ पे कम होता जा रहा है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, यही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब बताओ क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, और यही कहानी आपको यहाँ पे आ रही है, दिस इज द ओनली स्टोरी यू हैव टू नो, राइट। अब ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट ये तो हमने किया था हमारे इकोलाई के अंदर, ऐसा ही सेम डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट आपका इवन किया गया था एक प्लांट के अंदर जिसका नाम था आपका यहाँ पे विसिया फाबा। सो द सेम स्टोरी ऑफ डीएनए बीइंग सेमी कंजर्वेटिव ये प्रूव की गई थी एक प्लांट के अंदर भी,
एंड दैट वाज माय विसिया फावा प्लांट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी किया था, एंड दे हैव अंडरस्टूड कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर आपको हर एक ग्रुप के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? बाय टेलर एंड हिज कलीग। तो टेलर एंड हिज कलीग डिड द वर्क ऑन विसिया फावा इन द ईयर ऑफ 1958। और याद रखना कि ये करते समय इन्होंने क्या यूज किया था? दे हैव यूज्ड द रेडियो एक्टिव थायमिडिन। हमने यूज किया था हेवियर आइसोटोप ऑफ माय नाइट्रोजन। हमने N15 और N14 नाइट्रोजन के आइसोटोप हमने यहाँ पे यूज किए थे, बट इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमिडिन। तो ये भी याद रखना, राइट? तो इन्होंने भी वही प्रूव किया था अल्टीमेटली कि डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिवली हैपनिंग। बताइए अल्जिया, बताइए, बोलिए। ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेशन होता है, ये हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में होता है या फिर कोई ऐसी एक ही ना, species कोई होती है? एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर, हर किसी के अंदर आपको मिलेगा होते हुए, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, सारे यूकैरियोट्स, ओनली सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके बियॉन्ड मत जाना अनलेस यू टॉक अबाउट योर वायरसेस, उनमें चीजें बदल जाती हैं, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट इन सब के अंदर इसमें भी सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सो ये हो गया आपका यहाँ पे मेसेल्सन थाल वाला एक्सपेरिमेंट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ से जो चीजें आपके सामने आएंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ से जो आपको बताया जाएगा उसके बाद ध्यान देना, और जो समझ नहीं आए तो तुरंत इंटरप्ट करके पूछ लेना। ओके, सो नाउ हियर वी विल डिस्कस हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, और वो करने के लिए आपके कौन से एंजाइम आपके यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अब याद रखना, यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, वो चीजें आपके एनसाइड में मेंशन नहीं है। कई सारी चीजें आपके एनसाइड में मेंशन नहीं है, बट यू विल स्टिल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम। यू विल स्टिल फाइंड ऐसी जगह से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, या ऐसे टॉपिक को लेकर बन के आते हैं जो एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। सो दैट इज व्हाई जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, आपको ये बात तो पता चल गई कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे होगा सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। अब हमें जानना है कि इसमें कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो एंजाइम्स के नाम पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, उनके काम तो आप बाद में सीखोगे। सो लेट्स सी द नेम्स ऑफ द एंजाइम। तो एक एंजाइम मेरा जो यहाँ पे आएगा, दैट इज माय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, तो ये हो गया मेरा पहले एंजाइम का नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका रोल क्या होता है वो तो आप बाद में सीखोगे जब हम रेप्लिकेशन करेंगे तब। सेकंड मेरा नाम आएगा यहाँ पे, एक एंजाइम है मेरा यहाँ पे, कॉल्ड इज माय हेलिकेज। दैट इज द सेकंड नेम ऑफ द एंजाइम, दैट इज योर हेलिकेज। थर्ड एंजाइम या थर्ड इंटीग्रेंट में कहूंगा, एंजाइम ने एक इंटीग्रेंट जो यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर आरएनए प्राइमर। आप बोलोगे कि सर डीएनए के अंदर आरएनए प्राइमर क्यों यूज किया जा रहा है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो आरएनए प्राइमर इज समथिंग व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। चौथी चीज जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज गोइंग टू बी योर टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, दैट इज योर फोर्थ एंजाइम। याद रखना, टोपो आइसोमरेज आपका एंजाइम है, चौथा एंजाइम है जिसका कुछ ना कुछ काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। Then you have next thing is going to be your SSB। इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या काम होता है इस प्रोटीन का हम बाद में सीखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी योर DNA ligase। DNA ligase। तो आपके सामने ये सारे नाम आपके सामने आएंगे अपकमिंग कुछ मिनटों के अंदर, तो इन सब नाम से आप वाकिफ हो जाएंगे। अभी क्लियर रखना कि ये सारे आपके इंटीग्रेंट्स होते हैं और इनके बगैर आप डीएनए रेप्लिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको रियल सेंस में अगर आपको बताऊं तो जिस लेवल पे आप सीखते हो रेप्लिकेशन उसमें आपको इतने याद रखना है, but when you study the replication in a much more greater depth you will find much more number of proteins are involved, right? but आपको इतने नाम याद रखने because इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए द मेन एंजाइम इज गोइंग टू बी योर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। Since it uses DNA template to catalyze the polymerization of the deoxynucleotides. अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं उसे आप समझो। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन इन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, दैट इज माय पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे होता है आप मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे हो। कौन से मॉलिक्यूल को आप जोड़ रहे हो यहाँ पे? पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxynucleotides। आप ये बात जानते हो कि आपका डीएनए बना होता है आपके न्यूक्लियोटाइड से, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको जोड़ने के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन। इनको जो जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन। तो याद रखना, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब आपके यहाँ पे होता है दैट यू आर एक्चुअली जॉइनिंग ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स ओवर देयर। और जब आप उन्हें वहां पे जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद यू विल फाइंड योर डीएनए विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो जोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना आपका यहाँ पे, कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड आपका यहाँ पे है, इसको आप जोड़ोगे, दिस विल बी अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा, ये करने के लिए ही आपको एंजाइम चाहिए होता है। ये पॉलीमराइजेशन करने के लिए ही आपको यहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है, राइट, टू मेक दिस हैपन। आपकी हेल्प कौन यहाँ पे करेगा? आपकी हेल्प आपका करेगा आपका यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज डन बाय माय डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जब ये काम करता है, जब ये एंजाइम्स को ये जोड़ता है, सॉरी, जब ये आपके आपके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जब ये जोड़ेगा तो ये बहुत फटाफट करेगा ये काम। दिस विल बी हैपनिंग वेरी रैपिडली। याद रखना, ये अपना काम बहुत जल्दी ये करता है। अब अगर ये अपना काम जल्दी यहाँ पे कर रहा है, सो इट हैज टू डू इट वेरी एक्यूरेटली। सो अगर मैं आपको अगर आइडिया दूं तो बैक्टीरिया के अंदर अराउंड 1 सेकंड के अंदर 2000 बेस पेयर जोड़े जाते हैं। सो इन बैक्टीरिया इन 1 सेकंड around 2000 base pair are added. This much number of base pair are added. इसका मतलब आप सोचो कि 1 सेकंड के अंदर 2000 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को आप जोड़ देते हो। इतना तेजी से ये काम करता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान तेजी से काम कर रहा है तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? कोई बताओ मुझे। अगर कोई इंसान तेजी से काम कर रहा है, एक पूर्वा ने बोला शायद जोर से मिस्टेक, राइट, यस। अगर कोई इंसान जोर से तेजी से काम कर रहा है तो मिस्टेक होने के चांसेस वहां पे ज्यादा है, राइट। अगर मैं बोलूंगा कि समझो अगर तुम लोग मुझे कहते हो कि सर यहाँ पे ईंटें लगा दो, राइट, और आप मेरे से पूछोगे सर कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला कि आधे घंटे में लग जाएगी पूरी ईंटें, एंड देन यू विल थिंक ये काम करने में दूसरे लोग कह रहे 2 दिन लग रहे हैं, सर आधे घंटे में लगा रही है सारी ईंटें, राइट। So there's a very likely chance that I will make some mistakes over there, है ना? And then you will think after half an hour कि किसी और से करवा लेते हैं हम, right? So over here also what will happen कि DNA polymerase will add this much amount of base pair in a short duration of time. लेकिन याद रखना ये अपनी accuracy maintain करता है। ये तेजी से काम भी करवाता है और ये अपनी accuracy भी यहाँ पे maintain करता है। So it's also going to maintain the accuracy. तो इसकी accuracy भी आपकी काफी अच्छी होती है, right? It is also going to maintain the एक्यूरेसी। अब याद रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलत लगा दिया, होता है कई बार, होता है, यू विल फाइंड कि थायमिन के सामने आपने लगा दिया, जल्दबाजी के अंदर आपने यहाँ पे लगा दिया साइटोसिन। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हो गया ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ कंसर्न, इट्स अ इशू, दैट्स अ एरर ओवर देयर। और अगर किसी को याद हो जिन्होंने हमारे साथ सेल साइकिल पढ़ा है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर एरर आता है तो चेक पॉइंट नंबर 2 से देखेगा। किसी को याद आ रहा है ये बात? किसी को याद आ रहा है? यस सर, यस सर। चेक पॉइंट नंबर 2 वहां पे देखता है। रानी का यस तो मतलब ऐसा होता है। रानी, आई होप सही में याद आ रहा है, आप ऐसे नहीं कह रहे। नहीं सर, याद आ रहा है। हाँ, चेक पॉइंट नंबर 2 इस एरर को देखता है एंड फिर उसे वो ठीक करता है। याद करना, चेक पॉइंट नंबर 2 आपको मिलता है G2M फेज के बीच में। तो बट याद रखना, जनरली व्हाट हैपेंस है कि एरर आपके यहाँ पे कम होता है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो थोड़ा और इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब होता क्या है, जो आप यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो पॉलीमर बनाने के लिए
आपका जो मॉलिक्यूल होता है जिसको आप यहाँ पे जोड़ते हो, इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर, नाउ लेट्स सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले एक चीज समझ लो यहाँ पे, the enzyme is highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। बहुत कम टाइम के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करना होता है, इसलिए उनको यहाँ पे बहुत एफिशिएंटली करना होता है, राइट। अब याद रखना ई कोलाई के अंदर सिर्फ इतने ही बेस पेयर होते हैं, 4.2 into 10⁻⁶ बेस पेयर। और अगर ह्यूमंस में अगर हम कंपेयर करें, वी हैव 6.6 into 10⁹ बेस पेयर। तो बैक्टीरिया में कम टाइम लगता है। अब पता चला मैं कि बैक्टीरिया क्यों 20 मिनट में डिवाइड कर रहा था। यस सर। बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है बार बार, राइट, कुछ काम नहीं उसको वहां पे। हमारे सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, ये मालूम है आपको? यस सर। Yes. बोलो फिर कितना टाइम लगता है? ये सर से थोड़ी काम चलेगा, कितना टाइम लगता है? सर 24 आवर्स। 24 hours. 24 आवर्स लगते हैं। उसमें से आपके माइटोसिस में कितना टाइम लगता है? 1 hour. इंटरफेस 23 आवर्स का होता है और माइटोसिस 1 आवर की है। बेसिकली 24 घंटे आपको लग जाते हैं, ठीक है, राइट। सो 1 hour फॉर माय माइटोसिस। तो ये होता है, ये हमने बात की अबाउट द यूकैरियोट्स के अंदर, राइट। बट आपके बैक्टीरिया के अंदर इट विल ओनली टेक 20 मिनट्स। तो अब आपको समझ आ रहा है कि उसको 20 मिनट क्यों लग रहे थे। हाफ है उसके पास डीएनए, उसके डीएनए का आप साइज देखो वहां पे, इट इज गोइंग टू बी 4.6 into 10⁶ है आपका वहां पे। दिस इज द साइज ऑफ द डीएनए, दिस इज द अमाउंट ऑफ बेस पेयर ही हैज। अब इतने कम अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी हो जाएगा, राइट। हमारे यहाँ पे नंबर काफी ज्यादा है, ओके। सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड कि बैक्टीरिया के अंदर द डीएनए रेप्लिकेशन विल कंप्लीट, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन आपको पूरा लेता है यहाँ पे आपका 18 मिनट, और बाकी 2 मिनट के अंदर वो करेगा साइटोकाइनेसिस और एक और नया बैक्टीरिया आपको बना के दे देगा, राइट। सो दैट मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड, जो मैंने आपको मेंशन किया था। ये होता है इसका एवरेज रेट। इतने रेट के ऊपर वो अपना पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करके देगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है? आर दिस स्टेटमेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। वो स्टेटमेंट समझ, Yes, sir. स्टेटमेंट क्लियर नहीं है देन पूछ लो, Yes, बिकॉज़ दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर, इसलिए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की पैराग्राफ निकाल के इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग ऑन दिस, राइट। सो ये इसलिए समझ लो बिकॉज बाकी चीजें तो हमें अलग से समझनी पड़ेंगी। नाउ not only do the polymerase have to be fast, उसको फास्ट तो होना ही पड़ता है, but it also have to catalyze the reaction with a high degree of accuracy। जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे फास्ट उसे होना ही है, और उसे गड़बड़ भी कम करनी है, उसको वहाँ पे गड़बड़ भी वहाँ पे आपकी काफी कम करनी है, राइट। सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन म्यूटेशन। याद रखना, अगर आपने गड़बड़ किया तो उससे म्यूटेशन हो सकता है, और अगर आपका यहाँ पे म्यूटेशन हुआ देन दैट्स अ प्रॉब्लम। ये कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, राइट। फर्दर मोर याद रखना, ये जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो लेट मी टेल यू ओवर हियर, याद रखना रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। याद रखना ये काफी एनर्जी कंज्यूम करता है। अब आप एक चीज यहाँ पे जान चुके हो कि इसको करने के लिए आपकी एनर्जी यहाँ पे काफी लग जाती है। आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि करने के लिए हम जब यहाँ पे जोड़ेंगे ना, जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, तो वो जोड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा ना, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज माय डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिस पिक्चर इज कॉल्ड एज माय डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल जो आपका होता है ना, इसको जोड़ना होता है हमें। ये मॉलिक्यूल जो आपका होगा ये आपका आएगा, और फिर से हम यहाँ पे जोड़ेंगे और उस तरीके से का पॉलीमर बनेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच हैज टू बी बाइंडेड ओवर देयर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है, आपने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे जब ये जो ट्राइफॉस्फेट है ना, जब इसमें से आप 2 फॉस्फेट आप निकाल दोगे, जब आप 2 फॉस्फेट निकालोगे उसके बाद ये आपका ट्राइफॉस्फेट से आपका जब सिंगल फॉस्फेट आपको वहां पे रहता है, देन इट बिकम्स माय न्यूक्लियोटाइड, राइट। और वही न्यूक्लियोटाइड आपको वहां पे जाके लगेगा। अब याद रखना, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको ही हमें जोड़ना होता है। लेकिन होगा क्या, ये आपका 2 तरीके से काम करेगा। इट विल वर्क एज अ सबस्ट्रैट,
ये सबस्ट्रैट की तरह भी काम करता है, मतलब इसको ही हम यूज करते हैं जोड़ने के लिए, एंड इट ऑल्सो वर्क एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल, इट ऑल्सो वर्क एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये सबस्ट्रैट की तरह भी काम करेगा और ये एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट है, और जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं तो इन 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट टूट के निकल जाते हैं, टूट के यहाँ से निकल जाएंगे। सो 2 फॉस्फेट फ्रॉम हियर विल गेट रिमूव्ड। और जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है तो वहां से एक एनर्जी जनरेट होती है, और वही एनर्जी को यूज करके हम हमारा पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीमराइजेशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो आपने पहले बोलना है कि ये करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जो मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे होता है, इट विल वर्क एज अ सबस्ट्रैट, ये सबस्ट्रैट की तरह भी काम करेगा और ये इवन काम करेगा एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। और जब ये आपका पास में आएगा, किसी न्यूक्लियोटाइड के पास में जब ये आएगा ना, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, ये जो 2 फॉस्फेट ग्रुप है आपके यहाँ पे, इनको तोड़ा जाएगा। और जब इनको आप यहाँ पे तोड़ते हो तो आपके यहाँ पे एनर्जी जनरेट की जाती है, और उसी एनर्जी को यूज करके आप इस न्यूक्लियोटाइड को, अब क्या रहेगा, दैट इज माय न्यूक्लियोटाइड, इसको अगर हम यहाँ पे हटा दें, तो दिस इज माय न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड को मैं वहां पे अटैच करा दूंगा, इट विल बी अटैच्ड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखना, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रैट एज वेल एज माय एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो समझ ये समझ नहीं आया आप सर लोगों को? दोबारा समझा दो। वो न्यूक्लियोटाइड दूसरे किससे अटैच होगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ओके सर। तो पॉलीमर बनेगा, है ना? यस सर। हाँ, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग के क्या सवाल है, बोलो, आराम से पूछो, अपने सवाल सर पूछो। दोबारा समझा दो। देखो इसमें होता क्या है ना, पहले तो, को समझ नहीं आया आपने जितना भी बोला। हाँ देखो 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 देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका यहाँ पे, सुनो आराम से, ये जो मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पे, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये जो मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल का नाम है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज माय डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये जो मॉलिक्यूल है मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, समझो ये है मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आई विल हैव अ बेस पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखने के लिए फर्स्ट कार्बन पे, और 5th कार्बन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट आई विल फाइंड ऑन द 5th कार्बन, फॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो बॉन्डिंग होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जो बॉन्डिंग होता है वो कौन से कार्बन के बीच में होता है? थर्ड एंड थर्ड कार्बन और 5th कार्बन के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेरा 3rd कार्बन रेडी है, किसके लिए रेडी है? पकड़ने के लिए, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को पकड़ने के लिए वो यहाँ पे रेडी है। लेकिन जब इसके पास में कोई आएगा ना, तो पता है कौन आएगा? वो आएगा, ये आएगा, द मॉलिक्यूल व्हिच विल कम नियर बाय दिस न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू बी माय डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसको ही हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब हम इसको यहाँ पे क्यों पकड़ेंगे? बिकॉज याद रखना, ये जो मॉलिक्यूल है मेरा यहाँ पे, इसके 2 काम होते हैं। एक तो ये काम करता है एज अ सबस्ट्रैट, मतलब इसको ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको ही हम पकड़ के वहां पे जोड़ देंगे, और उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो वर्क एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ये जो मेरा मॉलिक्यूल होगा डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये घूमता हुआ इसके पास में आएगा, ये घूमता हुआ यहाँ पे इसके पास में आ जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पे घूमता हुआ ये इसके पास में आ गया, राइट। यहाँ पे इसका नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे लगे हुए हैं फॉस्फेट। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, यहाँ पे लगा हुआ है आपके यहाँ पे फॉस्फेट। और कितने फॉस्फेट है? 5वें कार्बन पे यहाँ पे कितने फॉस्फेट लगे हुए मिलेंगे मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में? 3, राइट। मुझे मेरे यहाँ पे फॉस्फेट मेरे यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। घूमता हुआ आ गया यहाँ पे। अब वो जो OH ऊपर खड़ा है ना, वो क्या करेगा? मुझे इसे पकड़ना है, वो इसको पकड़ेगा यहाँ पे। सो यू विल फाइंड दिस OH इज ग्रैब ओवर हियर। अब जब इसे वो ग्रैब करेगा तो याद रखना, वो टाइम पे क्या होगा, आपके 2 फॉस्फेट आपके यहाँ पे निकल जाएंगे। अब याद रखना, जब ये घूमते हुए वहां पे आया था तो इसका नाम यहाँ पे क्या था? वी वर कॉलिंग इट एज अ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये मेरा यहाँ पे घूमते हुए आपका वहां तक आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आप इसके 2 बॉन्ड्स को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, यू विल ब्रेक दिस 2 बॉन्ड्स ओवर हियर। जैसे आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हो, बॉन्ड तो एक ही ब्रेक होगा आपके यहाँ पे, जैसे आप इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो, ये जो 2 मेरे फॉस्फेट मेरे अलग हो गए, these 2 phosphates will liberate from here। जैसे मेरे ये 2 फॉस्फेट यहाँ पे अलग हो गए, अब यहाँ पे क्या हो गया? आपका बन गया, आपका यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट आपका यहाँ पे रह गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमने जब इसे ब्रेक किया तो आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन यू ब्रेक दिस बॉन्ड, तब आपकी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है।
और उसी एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को अटैच करा देंगे हमारे थर्ड कार्बन OH के साथ। और जब हमने इसे यहाँ पे अटैच करा दिया तो अब आपके पास क्या रह गया, नाउ यू हैव योर न्यूक्लियोटाइड जो अब आपका अटैच हो चुका है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, और बाकी जो चीजें मेरी जो यहाँ पे थी वो मेरे यहाँ पे गायब हो गई। अब क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे क्या हुआ? Yes, sir. अभी भी दिल पर पत्थर रख के तुम लोग यस बोलोगे, कभी खुशी खुशी ट्राई करो यस बोलने का, अच्छा लगता है। Yes, sir. समझ आ गया। इतना भी फेक नहीं करना होता इतना ऐसा भी नहीं करना होता, जेन्युइनली बोलने के लिए क्या बोला था मैंने, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो इसलिए याद रखना, हम कहते हैं उसे, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे दैट डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वर्क्स एज अ सबस्ट्रेट एंड आल्सो वर्क्स एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। तो इसको हम जोड़ भी दिया हमने उसे वहां पे, उससे हमें एनर्जी भी मिल गई। तो ऐसे ही आपका पॉलीमराइजेशन आपका होते हुए आपको वहां पे मिलेगा। पहले लड़के लोग मुझे बताएंगे, क्या लड़के लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अक्षय, अनिरुद्ध, प्रखर एंड शिवा एंड ओम, क्या ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. लाइक बिल्कुल, मतलब व्हाट शुड आई से नाउ? सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब आप सोचो, अब कोई मुझे आप में से एक्सप्लेन कर दे कि अब इसको अगर जोड़ना होगा, यहाँ पे जो 3 OH है मेरे यहाँ पे, अब ये कैसे जुड़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ? कोई हैंड रेज करके मुझे यहाँ पे समझा दो कि यहाँ पे अब आपका यहाँ पे अटैचमेंट आपका यहाँ पे कैसे आएगा। सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, कोई मुझे सही से एक्सप्लेन कर दिए। अपूर्वा बताइए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट अटैचमेंट आपका यहाँ पे कैसे होगा? यस सर, सो इसके पास भी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही आएगा। और ये जब ये आएगा तब जो 2 फॉस्फेट होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच, थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच, वो फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ सबस्ट्रेट, एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर। सो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। बोलिए जानवी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर तो मतलब जब उसको पैरिंग के लिए कोई मिलेगा नहीं तो वो उससे पैर करेगा, वो मतलब एक सब्स्टिट्यूट है वो। हाँ, वो सबस्ट्रेट ही है, उससे ही पैर करना है उसे, और किसी पैर करना भी नहीं उसे। देन ओनली द डीएनए विल बी फॉर्म्ड, तभी वो लंबा स्ट्रक्चर आपका बनेगा वहां पे। सो फर्दर मोर रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, जो मैंने आपको बताया था। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेज जो आपको यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी दैट ट्राइफॉस्फेट, आपका क्या है, इट विल सर्व एज अ ड्यूअल पर्पस। यहाँ पर ड्यूअल पर्पस आपके यहाँ पे सब है। क्या है आपके यहाँ पे ड्यूअल पर्पस? एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट एंड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। They also provide energy for a polymerization reaction. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। सो हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज एटीपी। अरे आपने एटीपी तो पढ़ाई है ना, एटीपी में तो वही होता है, आप एटीपी को ब्रेक डाउन करते आपका लाइक एटीपी बनता है। सो जब आप एटीपी को ब्रेक डाउन करते हो तभी तो आपका एनर्जी रिलीज होता है, वैसे ही आपका यही चीज हो रही है, सेम चीज आपके यहाँ पे भी हो रही है। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। तो इतनी जो ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। This paragraph should be clear to you, all of you, first of all. इतना पहले आप समझ आ जाए, बाकी सब तो आपको आ ही जाएगा। अगर आपको ये पैराग्राफ आ रहा है, बाकी सब चीजें आपकी वॉक इन पार्ट है। तो वो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई, बट इसके बाद जो आपका पोर्शन है ना यहाँ पे, दैट इज वेरी सिंपल, राइट? और आई वुड से सिंपल, वेरी सिंपल नहीं, इट इज गोइंग टू बी सिंपल, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, तो इसको लेकर अगर कोई क्वेरी हो तो बताओ आप मुझे। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू इन दिस, देन टेल मी। No, sir. शिवा, यहाँ तक ये समझ आ रहा है? No, sir. Oh, Shiva is not there in the class. Okay. I hope बाकी लड़कों को यहाँ पे ये सारी चीज आपके यहाँ पे समझ आ रही है। This is something should be clear to you. तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही देखा है। We have understood the first paragraph of DNA replication. Enzymes के नाम यहाँ पे आप याद रखना कि enzymes में यहाँ पे कौन से involved हैं। This is something should be clear to you. And उसके साथ साथ you should remember कि इसके पहले की स्टोरी आपके यहाँ पे क्या थी। मेसेल्सन एंड स्थाल ने आपके यहाँ पे क्या किया था, ये आप याद रखना। And what is my RNA? What is your RNA versus DNA? क्यों आपके डीएनए को सिलेक्ट किया था एज अ जेनेटिक मटेरियल और द आरएनए, वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। बस इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। इतनी बात अगर आप याद रख पा रहे हो, Yes, sir. then बताओ अलजिया, बताओ। सर वो जो आपने मेसेल्सन वाला वो जो बताया ना, उससे जो थोड़ा पहले था मेरा वो छूट गया क्योंकि मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप एक बार वो बता कौन सा दो ना। वाला? ये वाला? ये तो ये वाला
नहीं, इससे भी पीछे। इससे भी पीछे, ये वाला? हाँ यहाँ, इससे भी पीछे था वो। अच्छा, इसके पीछे आ जाते हैं, चलो। ये लड़का, हाँ, इसके बाद मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसके बाद या इसके बाद हाँ ये तो आपको हाँ। ये अच्छा, एक बात बताओ अलजिया, RNA वर्ड वाला चीज आपको पता था या ये आपको रिपीट करना है? मुझे ये वाला क्लियर है या ये रिपीट करना है? ये क्लियर है। ठीक है, देन रेप्लिकेशन वाला पार्ट क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर, मैं सोच रही थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कहाँ से मेरा छूटा। एक्चुअली मतलब अचानक से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई, पूरा लैपटॉप ही बंद हो गया था। कोई बात नहीं, वो लेकिन बार बार रिपीट होता है ना, तो कई बार हम लोग रिपीट करते हैं एक ही चीज कई बार, तो आपका आज जब आप वापस आओगे तो आपका वो मिस शायद नहीं हुआ होगा। मतलब आप जब आए होगे तो वापस मैं वही करा रहूंगा, हो सकता है। सो अगर आपको रेप्लिकेशन समझ आ रहा है, अगर आपको ये वाली कहानी समझ आ रही है, देन इट्स वेरी मच ट्रू कि आपको वाकई भी आ गया होगा। बताइए तमनप्रीत, बोलिए। सर आपने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए में कि म्यूटेशन होनी चाहिए, मतलब स्मॉल एक्सटेंट से, बट हाँ। सर जब म्यूटेशन होती है तब तो जीन्स की एक्सचेंज हो जाते हैं वो, तो जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे तो प्रोटीन्स डिफरेंट बनेंगे। देखो, आपका बात यहाँ पे बिल्कुल सही कि अगर जीन के अंदर म्यूटेशन सर अगर हो रहा है तो आपका प्रोटीन आपका डिफरेंट बनेगा, या आपका जो मॉलिक्यूल आपको बनेगा वो कुछ और बनेगा, राइट? Yes, तो जो sir. मुद्दा क्या है कि म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ एडिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो म्यूटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि म्यूटेशन जो आपका होता है 10 में से 8 बार म्यूटेशन आपका होगा हार्मफुल, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल, ओके? बट आपको Yes. ये बात भी समझनी है कि म्यूटेशन जो आपका होता है वो आपके लिए नेसेसरी भी होता है। कई बार पता है क्या होता है, एक छोटा सा म्यूटेशन एक प्रोटीन के ऊपर आपको एक अलग कलर का वेरिएशन आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे, दैट some lizards will have some darker coloration, some Yes, lizards sir. will have slightly lighter coloration, right? Yes, sir. ये हुआ है बिकॉज सेवरल जनरेशंस ऑफ म्यूटेशन के बाद, कि कुछ तो म्यूटेशन आपका वहां पे हुआ था उस प्रोटीन के अंदर, कि आपको एक वेरिएशन आपको वहां पे मिला। वेरिएशन किस चीज का आपको वहां पे मिला? आपको एक कलर का आपको वेरिएशन वहां पे आपको देखने को वहां पे मिला। सो म्यूटेशन आपका होना जरूरी है, एक पॉपुलेशन के अंदर होना जरूरी है, बट इट शुड हैपन इन अ स्लो रेट। इट शुड ऑलवेज हैपन इन स्लो रेट, बिकॉज याद रखना म्यूटेशन आपको वेरिएशन देता है जो आपको कलेक्टिवली नेचर में सर्वाइव करने के लिए आपकी हेल्प करता है। वो म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, वो म्यूटेशन आपका इतना छोटा हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज दे दे, या वो म्यूटेशन आपका कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एक एडवांटेज दे इन टर्म्स ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ कलरेशन, जो आप इवोल्यूशन में देखोगे। इवोल्यूशन के अंदर आप समझोगे कि एक छोटा सा वेरिएशन जो आपको मिलता है ना, वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। सो आप ये बात याद रखना कि म्यूटेशन जनरली इज गोइंग टू बी हार्मफुल, राइट? बट सम टाइम अ म्यूटेशन कैन गिव यू स्मॉल वेरिएशन एंड दैट वेरिएशन माइट बी हेल्पफुल। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी आपको तो डीएनए के अंदर आपको चेंज वहां पे मिल जाए ना, यू आर फाइंडिंग दैट चेंज इन द प्रोटीन ओवर देयर। बट जब वो प्रोटीन का चेंजेस आपको वहां पे मिल रहे हैं, दैट चेंज इन द नाइट्रोजन बेस हैविंग सम सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर मलेरिया। Yes, sir. So that becomes a very good example जहाँ पे आपको म्यूटेशन आपकी उस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। So that is something you have to understand. बताइए अलजिया, क्या सवाल है आपका? तनप्रीत, I hope it's clear to you. यस सर। सर एक ये चीज होती है ना कि एक जो म्यूटेशन होती है वो क्रोमोसोम के साथ होती है, एक ही क्रोमोसोम में ऊपर नीचे हो जाते हैं वो जीन्स, और हाँ। एक म्यूटेशन होती है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। तो जो नॉन में होती है वो हम कह सकते हैं कि वो डेंजरस है, बट जो सेम में होती है वो हम कह सकते हैं कि वो एज एडवांटेज दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। म्यूटेशन किसी भी टाइप का हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेंजरस ही होता है। ओके सर। हाँ, अगर वो एक सिंगल जीन के ऊपर भी अगर आपके 2 बेस पेयर पे अगर आपने उल्टे सीधे कर दिए ना, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हार्मफुल, राइट? और दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी व्हिच विल मेक अ प्रोटीन व्हिच इज गोइंग टू बी नॉन फंक्शनल। अगर आपने एक जीन के अंदर अगर आपने 2 बेस पेयर आगे पीछे कर दिए, आपका एक ऐसा प्रोटीन बन के आएगा जो काम ही नहीं कर रहा, तो हो गया म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन आपके लिए हार्मफुल है। आप सिस्टिक फाइब्रोसिस में आप देखो ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, आपका एक क्लोराइड आयन चैनल होता है जो आपका बनता नहीं है, राइट? अब वो एक क्लोराइड आयन चैनल एक आपका प्रोटीन है। अब वो प्रोटीन जब आपका बन नहीं रहा, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कोलैप्स कर रहा है उसकी वजह से। सो म्यूटेशन चाहे कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे वो क्रोमोसोम के ऊपर हो रहा हो,
चाहे वो जीन के ऊपर हो रहा हो, चाहे क्रोमोसोम का एक आर्म गायब हो रहा हो, चाहे वो जीन के अंदर कुछ चीज आपकी गायब हो रही हो, म्यूटेशन जनरली इज गोइंग टू बी हार्मफुल। बट जब वो आपका हो रहा होता है स्लो रेट के ऊपर लंबे टाइम के लिए, देन यू फाइंड दैट पॉपुलेशन के अंदर उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं ओनली एट अ स्लो रेट इन अ लार्ज पॉपुलेशन, राइट? सो फाइंड दैट इट कैन गिव यू सम वेरिएशन, ठीक है? ओके सर, मैं थैंक आपको यू एक और सर। चीज बताना चाहूंगा बिफोर यू ऑल पीपल लीव। एक और चीज आप यहाँ पे समझ पाओगे, आप एक इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप थोड़ा बहुत इसको ध्यान दोगे तो समझ आएगा आपको। व्हाट हैपेंस ना, क्या होता है ना कि अगर आपके यहाँ पे डीएनए है, समझो ये आपका डीएनए, समझो ये आप दिस डीएनए, राइट? ये आपका पूरा डीएनए, राइट? ये 2 मीटर का आपका डीएनए। पूरे 2 मीटर के डीएनए के अंदर सिर्फ 2% एरिया होता है, देयर विल बी ओनली 2% एरिया व्हिच विल हैव ऑल द जीन्स। You will have only 2% एरिया आपका होगा पूरे डीएनए के अंदर, you will have only 2% एरिया in the DNA which will have all your genes. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा डीएनए, उसमें से सिर्फ 2% एरिया है आपके डीएनए के अंदर जहां पे आपको जीन्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपके सारे जीन्स, अगर आपको याद हो तो पता है मैंने आपको बताया होगा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो आपके होते हैं ना ह्यूमन डीएनए के, तो वो आपके होते हैं 30,000, अगर आपको याद है तो। दिस इज नंबर ऑफ जीन्स यू हैव इन योर जीनोम, दिस इज द नंबर ऑफ जीन्स यू हैव इन योर डीएनए। 30,000 जीन्स पूरे डीएनए के अंदर सिर्फ 2% एरिया कवर करता है, बाकी जो आपका एरिया होता है वहां पे कोई जीन है ही नहीं। आप सोचो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि इसका क्या फायदा होता होगा। सो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता होगा, बाकी का जो बचा हुआ एरिया है। ये नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एनर्जी में रिकॉम्बिनेंट कम बने नहीं। नहीं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। और क्या हो सकता है, और कोई सोच के बताओ। दिस वेयर यू हैव टू थिंक, क्या है इसका नेचर का एडवांटेज? यू हैव ओनली 2% एरिया कवर्ड बाय जीन्स, बाकी एरिया इज नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग एल्स। बाकी वाला तो ऐसा कहता है, बाकी वाले को तो कई सारे साइंटिस्ट उसे बोलता है जंक डीएनए। बाकी जो पूरा एरिया होता है ना उसको लोग इवन कहता है जंक डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड एज जंक डीएनए, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, उसमें तो कुछ आपका जीन ही नहीं है, राइट? थिंक बेटा, सोचो क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है इसका, क्यों नेचर ने ऐसा रखा है कि सिर्फ 2% एरिया आपका यहाँ पे जीन्स है, बाकी पूरा एरिया आपका यहाँ पे डीएनए का वो आपका कुछ भी नहीं है वहां पे। नहीं सोच पा रहे, नो मना कर दिया डायरेक्टली। क्या बाकी तुम लोग, मोनिका बोलो कुछ। मोनिका है ही नहीं। वो देखो, ये बहुत बढ़िया, देखो ऐसे टाइम पे लोग भाग जाते हैं। एनी अदर हिमाचल वाले स्टूडेंट्स? अपूर्वा? अच्छा, नथिंग। बताइए अलजिया, बोलिए। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, अभी आप ये समझा रहे थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। रुक जाओ, अभी देखो यहाँ पे होता क्या है। अगर आपका सिर्फ 2% डीएनए अगर आपका यहाँ पे आ रहा है ना पूरे जीनोम के अंदर, आप इसकी बात समझो, आपका डीएनए हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे एनवायरमेंट में आप रह रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ म्यूटेशन तो हो रहा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि म्यूटेशन हो रहा है रेगुलरली आपके डीएनए के साथ, सो मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आपका वहां पे हो रहा होता है जहाँ पे कुछ है ही नहीं। समझो इस बात को, आपकी सोलर से जो आपकी रेज आ रही है, या आपके अगर कोई केमिकल्स है जो आपके एनवायरमेंट के अंदर है, या अगर आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज बन रही है टॉक्सिक जो आपका म्यूटेशन कॉज कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि म्यूटेशन वहां पे होगा जहां पे कोई जीन है ही नहीं। समझो इस बात को। सो ऑल द म्यूटेशंस व्हिच आर हैपनिंग ऑन द डीएनए माइट बी हैपनिंग इन दोज एरिया वेयर यू डोंट हैव अ जीन। और अगर उस एरिया में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। समझो इस बात को। नेचर ने आपको इतना बड़ा डीएनए दे के इसलिए रखा है क्योंकि नेचर जानता है कि डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं तो म्यूटेशन हो रहा होगा। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ म्यूटेशन हैविंग इन दैट एरिया जहां पे जीन ही नहीं है वो ज्यादा हो जाएगा। काफी कम चांस है ना कि यहाँ पे जाके कोई म्यूटेशन हो रहा होगा। मेजॉरिटी म्यूटेशन ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे कोई जीन ही नहीं लगा हुआ, तो आपकी डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता रहता है। बट ओनली थिंग इज इट इज हैपनिंग इन दोज एरियाज जहां पे यू डोंट हैव अ सीक्वेंस व्हिच विल मेक अ प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस वेरी क्लियरली कि यहाँ पे ये फायदा होता है। सो द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस अमाउंट ऑफ जीन्स ऑन सच अ लार्ज डीएनए इज दैट कि बाकी डीएनए आपको बचा लेता है, राइट? बाकी डीएनए सारे म्यूटेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा खुद के ऊपर, लेकिन यहाँ पे होने के चांसेस आपका पे कम हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यस सर। तो ये याद रखिए, ये समझने में आपको हेल्प करेगा, फ्यूचर में चीजों को समझने में आपको हेल्प करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो या दैट्स इट ऑन माय एंड। बताइए बेटा अलजिया, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं इसको जो पूछना था, एक मींस एक स्पीसीज के एक एनिमल में म्यूटेशन हो गया, तो अब जो उसके आगे जितनी भी उसकी जनरेशन होगी उनमें भी म्यूटेशन मींस चलता रहेगा वो?
डिपेंड करता है कि अगर वो म्यूटेशन एडवांटेजेस है या नहीं। अगर वो हार्मफुल है ना म्यूटेशन, तो एनिमल के से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं जाएगा। नॉर्मली अगर म्यूटेशन हार्मफुल होता है ना, जो एनिमल की बॉडी को हार्मफुल होता है, तो वो उस एनिमल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई म्यूटेशन है जिसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसका बेनिफिट हो सकता है, तो वो म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, बिल्कुल जाते हुए आपको वहां पे वो मिलेगा। सर You'll इवन find it इन ह्यूमन भी होता है, इवन इन व्हाट? ह्यूमंस में भी ह्यूमंस ऐसे हाँ, होता है। ह्यूमंस में भी आपको मिलेगा, बिल्कुल सही, ह्यूमंस में भी आपको मिलेगा। समझो अगर मेरी डीएनए